हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FD विद सीम्स पर। मैं हूँ सीमा। आपको आज हम हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें है भाषा और व्याकरण। दोस्तों, भाषा और व्याकरण को जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये पहला स्टेप है हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जाने के लिए। देखिए दोस्तों, भाषा होता क्या है। भाषा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज। कोई भी भाषा हो, हर भाषा को हम जब भी उसका जो है व्याकरण उसका पढ़ेंगे तो जानना ये ज़रूरी है कि होता क्या है भाषा। देखिए, भाषा साधारणतः लोग कहते हैं कि हम ये बोलते हैं, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हम जर्मन बोलते हैं, हम गुजराती बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ये एक प्रकार का भाषा हुआ। आप लोग सभी जो जानते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है? वह जिससे हम अपने बातों को किसी से कह लें, चाहे जिस भाषा में। जरूरी नहीं कोई हिंदी हो, जरूरी नहीं अंग्रेजी हो, है। तो ये क्या है कि सीधी सी बात हमारी यही हुई परिभाषा बनती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात अपने सुख दुख को बांटते हैं, अपने अच्छाइयों बुराइयों को बताते हैं। जैसे देखिए, लिखा हिंदी, जर्मन, चीनी, अंग्रेजी, गुजराती आदि, ये सब सारी भाषाएं। कोई व्यक्ति हिंदी बोल करके अपनी बातों को व्यक्त करता है, कोई जर्मन बोल करके अपनी बातों को व्यक्त करता है, कोई चीनी बोल के, कोई अंग्रेजी बोल, कोई गुजराती बोल के, कोई भोजपुरी आदि अनेक प्रकार के लैंग्वेज अपने भारत में है। तो इस तरह से हम भाषा को जानते हैं। फिर क्या हुआ? भाषा के भेद। भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सब लोगों ने तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे सब लोग कि जो है मौखिक भाषा होती क्या है, जिसको हम अपने मुंह से बोलते हैं, अर्थात हम अपने कह करके बोलते हैं। सारी भाषाएं, चाहे जो भाषा हो, जिसको अपने मुंह से हमने बोल दिया, वो सारी जो मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाती है। जैसे किसी को बुलाना हुआ, यहाँ आओ तुम, या फिर तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा हम बोल करके कहते हैं तो अगला व्यक्ति समझ जाता है कि ये मुझे कह के आ रहे हैं। तो ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आ गई। लिखित भाषा, जिस भाषा को, जब कोई भाषा हो अगर हम उसको लिखित रूप से प्रकट करेंगे तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे लेटर लिखना, कोई बहुत दूर रह रहा हो और हम क्या करते हैं, उसको अपने यहाँ की बातों को बताने के लिए एक लेटर भेजते हैं और लेटर के माध्यम से यहाँ की परिस्थितियों को समझ जाता है ना। ये भी हुआ ना आदान प्रदान की बात। इसलिए इस तरह हम जो है आदान प्रदान करते हैं। ये समाचार पत्र है। समाचार पत्र में आपने देखा, आप घर बैठे दुनिया में क्या हो रहा है सारी बातों को आप जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि समाचार पत्र में लिखित रूप से वो वर्णित है, वो सब कुछ लिख दिया गया और आप उसको पढ़ते हैं, जैसे आपको हर चीज़ का ज्ञान मिल जाता है। इस तरह से हम लिखित भाषा का भी प्रयोग करते हैं। मौखिक तो करते हैं, आप सभी लोग लिखित का भी प्रयोग करते हैं। हाँ, और अगला आ गया हमारा सांकेतिक भाषा, तीसरा नंबर। सांकेतिक भाषा क्या है? जब हम संकेतों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ सांकेतिक भाषा। बाई चांस, अभी आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत दूर खड़े हुए होते हैं, अगर उसको उनके पास चिल्लाओ बुलाओ तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हाथ से ऐसे उठा करके ऐसे बुला देते हैं तो आदमी समझ जाता है कि संकेत से ऐसे करके कि हमको बुलाया जा रहा है ना। किसी को नमस्ते करना होता है और जो है आप जो है क्या करते हैं कि हाथ उठाएं, यूँ ऐसे माथे पे लगा लिया, आपका नमस्ते हो गया। इस तरह संकेतों का प्रयोग है। सबसे पहले दुनिया में अगर कोई भाषा आई थी तो ये सांकेतिक भाषा ही आई थी, क्योंकि आदि मानवों के समय से ही इसका प्रयोग हो रहा है। क्योंकि वो संकेतों से ही पहले बात करते थे, ना वो बोलना जानते थे, अर्थात मौखिक भाषा नहीं जानते थे, ना ही वो लिखित भाषा जानते थे। लिखित पहले सांकेतिक आई, फिर मौखिक आई, फिर लिखित आई, तो बाद में आई। लेकिन क्या हुआ कि उन्हीं से उनका देखिए काम सारा चलता था। अब अगर कोई पूछता है कि सबसे पहली भाषा कौन सी आई तो ये है सांकेतिक भाषा। आज भी संकेतों का बहुत प्रयोग होता है। जैसे ट्रैफिक के लिए होता है, ट्रैफिक कुछ सिग्नल टाइप में होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में कहीं लाल जो है लाइट होते हैं, कहीं हरी लाइट होते हैं, कहीं पीली लाइट होते हैं। जब लाल जो है जल जाता तो आदमी को रुकना पड़ता है, हरा जलने पर जलना पड़ता है। इस तरह से अनेक प्रकार संकेत होते हैं और उस संकेत से इंसान जान जाता है कि मुझे आगे बढ़ना है या रुकना है। और देखिए, कहीं पर मोड़ होता है तो ऐसे करके तीर का निशान बन जाता है, या फिर कहीं जो है अधिकतर ब्रेकर होते हैं तो ऐसे करके बन जाता है। अगर 2-3 ब्रेकर होते हैं तो ऐसे करके डिजाइन बनी हुई होती है रोड पे, बगल में एक बैनर लगा रहेगा कि आगे ब्रेकर है। तो इस तरह से आदमी समझ जाता है कि यहाँ पे संकेत तो समझ जाता है कि यहाँ पे मुझे क्या दर्शाया जा रहा है। ये सांकेतिक
सांकेतिक भाषा हो गया। अब बनता है, देखिए हो जाता है आपका भाषा और बोली। भाषा और बोली में अंतर क्या है, ये तो सभी क्या जानते हैं कि भाषा में बोलते हैं, लेकिन बोली क्या है। इस बोली को, अब भाषा की परिभाषा आपको यहाँ सिद्ध हो गई। उससे पहले हम मतलब अंतर बताने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि बोली है क्या चीज़। बोली का मतलब ये है कि कोई भी भाषा, कोई भी लाइन, कोई भी जो है किसी भी वस्तुओं को कहा जाने वाला शब्द जब वो छोटे से क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, अर्थात एक मोहल्ले में, एक आध गांव के अंदर ही वो भाषा बोली जाती हो, उसके बगल में और कोई ना बोलता हो, जो पारिवारिक भाषाएं होती हैं बिल्कुल बचपन से, और वो अगल बगल में बोला जाता है, बस उनके ही परिवार और 2 4 6 10 घर वाले ही यूज करते हैं जो यहाँ पे वहाँ पे निवास करते हैं, तो इसको कहते हैं बोली। बोली का मतलब है ये बहुत छोटे क्षेत्रों में जो है काम आती है, मतलब बहुत छोटे क्षेत्र में जो है ये बोली जाती है। लेकिन भाषा वो होती है जो विस्तृत रूप धारण कर लेती है। विस्तृत अर्थात आप ये समझ गए होंगे कि बोली जो है एक छोटा कस्बा गांव में बोला जाता है, और लेकिन वो भाषा नहीं होती है। भाषा वो होती है जो अधिकतर लोगों के से बोला जाए, यानी कि भारत में अधिक से अधिक लोगों के मुंह से वो चीज़ बोली जाए तो वो भाषा हो जाती है। और बोली तो आज मान लीजिए एक गांव में दूसरी बोली बोली जा रही है, अगले वाले गांव में दूसरी बोली बोली जा रही है, किसी वस्तु का नाम दूसरा है वहाँ पे, अगले गांव में दूसरा नाम है, इस तरह से जो है बोली हो जाती है। आदमी अपने घर में जब आता है तो बोली का इस्तेमाल करने लगता है, नॉर्मल सा वैसे। और भाषा जो होती है जो लंबे क्षेत्रों में बोला जाता है, अर्थात विस्तृत उसका क्षेत्र होता है, उसको हम कहते हैं भाषा। और देखिए फिर उसके बाद इन दोनों में अंतर आप समझ गए ना, कि अंतर यही है कि भाषा जो है विस्तृत क्षेत्र में है और बोली जो है छोटे से नगर कस्बों में बोली जाती है, अर्थात ये जो है क्षेत्र विशेष में बोली जाती है ना दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको, ये क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ये बोली होती है। ठीक है, अब अगला हमारा हेडिंग है मानक भाषा। ये मानक भाषा है क्या? मानक भाषा का मतलब होता है किसी मानक के रूप में उसको व्यवस्थित कर देना। कहने का मतलब ये है जिसको प्रमाणित रूप से माना जाए, प्रमाणित रूप से माना जाए, उसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं और हिंदी में मानक भाषा कहते हैं। जैसे कोई भाषा हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इसका प्रयोग मानक भाषा का प्रयोग विस्तृत भूभाग में होता है। बहुत बड़े क्षेत्र में प्रयुक्त होने के कारण भाषा की अनेक भाषाएं और बोलियां हो जाती हैं और जिससे जो है एक रूपता बनाए रखने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। एक रूपता का मतलब समझ रहे हैं ना, कि उनको अच्छे से बोलना, शुद्ध बोलना, अर्थात जब कई जगह जो है कई टाइप से जो है बोले जाने रहते हैं वही भाषा तो वहाँ पे एक रूपता नहीं आती है, और एक रूपता में को लाने के लिए बहुत कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। और इसी भाषा को जब उन्हीं में एक रूपता लाने के लिए मतलब उसको शुद्ध बनाने के लिए व्याकरण का प्रयोग होता है, और वो तब बोली अर्थात वो भाषा मानक रूप धारण कर लेती है, तभी उसको मानक भाषा कहा जाता है। अर्थात आप इतना जान लीजिए कि किसी भी भाषा को जब स्वीकृत भाषा के रूप में बता दिया जाता है, यानी राजकीय कार्यों में प्रयोग किया जाता है, हर जगह उसका काम आता है, अर्थात उसमें सुदृढ़ता हो, एकरूपता हो, शुद्ध हो, तो वो मानक भाषा कहलाती है। अब अगला है दोस्तों लिपि। लिपि क्या है? लिपि का मतलब होता है हमारी अपनी छोटी छोटी भाषा, मतलब कहने का मतलब हमारे अपने टूटे फूटे शब्दों में आप जान लीजिए डिजाइन है ना। वैसे मीनिंग इसकी नहीं होती है, मगर हम आपको समझाना चाहते हैं कि इसको कहते हैं डिजाइन, ये जान लीजिए। जैसे अगर कोई मनुष्य हो, उसको आ जाए हिंदी बोलना आ रहा है, और वो अगले से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, और फिर क्या हुआ, और मान लीजिए वो बोला सोनू, तो ये सोचिए वो बोल तो दिया,
लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है। जब उसको वो सा वाली डिजाइन बना लेगा, देखो सा बना लेगा और ऊ की मात्रा की डिजाइन बना लेगा और ऐसे ऊ की ना लिख के ऊ की मात्रा लिख देगा, तो इसी को कहते हैं लिपि। अर्थात अपने विचारों को बोलते समय हम जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं वही ध्वनि संकेत, वही अक्षर, वही वर्ण ही लिपि कहलाते हैं। और प्रत्येक भाषा लिखने की अलग अलग लिपियां होती है। हर भाषा की एक जैसी लिपि नहीं होती है। जैसे हो गया हिंदी का, संस्कृत का देवनागरी लिपि है। देखो ये देवनागरी लिपि मतलब कि यहाँ ऐसे से लिखना, यहाँ से यहाँ तक लिखना, ऐसे इधर से मतलब लेफ्ट शुरू करना, राइट तक जाना, वो तो बात अलग है। यानी कि पंजाबी का गुरुमुखी में लिखा जाता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। अंग्रेज का रोमन अंक में लिखा जाता है और उर्दू का फारसी में होता है। इस तरह से अनेक प्रकार की है। हाँ, एक बात और बताना चाहते हैं कि नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली है, संस्कृत है, 3 भाषाएं ये है, संस्कृत है और हिंदी है। हिंदी भी लिखी जाती है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा लिपि। लिपि किसे कहते हैं आप समझ गए। लिपि का मतलब क्या है कि अपने विचारों को बोलते समय, अर्थात जब हम मौखिक रूप से उसे बोलते हैं तो उसको जिन ध्वनि संकेतों से हम प्रयोग कर देते हैं, जिन ध्वनि संकेतों से हम लिख देते हैं, वही हमारा क्या हो गया, लिपि हो गया। अब अगला हम आते हैं व्याकरण। व्याकरण में दोस्तों व्याकरण क्या है इसको पहले जानते हैं। अभी हम और आप व्याकरण पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हैं और व्याकरण का ये पहला स्टेप ही हम पढ़ा रहे हैं। तो व्याकरण जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि भाषा के शुद्ध रूप से उसका ज्ञान हो, जिससे शुद्ध रूप से लिखना आ जाए, जिससे शुद्ध रूप से समझना आ जाए, वही व्याकरण है। अर्थात हम इतना कह सकते हैं, व्याकरण वह चीज़ है जिससे हम किसी भी भाषा का, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी हो, किसी भी भाषा की शुद्धता को पहचान जाएं, वही व्याकरण होता है। अर्थात शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, यही व्याकरण कहलाता है। अब अगला देखते हैं व्याकरण के विभाग। हम दोस्तों वैसे व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही व्याकरण के विभाग है। इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ ग्रामर, इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ ग्रामर। तो क्या है दोस्तों, ये कहने का मतलब ये व्याकरण के सिर्फ मुख्य 3 विभाग हैं। इसी 3 विभाग में पूरा व्याकरण छुपा हुआ है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। देखिए दोस्तों, यही वर्ण और शब्द और वाक्य में पूरा हिंदी का व्याकरण सिमटा हुआ है। इसी 3 चैप्टर को हम पढ़ते हैं और हमको लगता है हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए। नहीं दोस्तों, वो ये उसका सारा अंदर का पार्ट है और हम पढ़ते हैं सिर्फ 3 ही। वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण में इसके भेद, आकार, प्रकार, उच्चारण, अध्ययन आदि करते हैं। ठीक है। शब्द विचार में शब्द के विचार के अंतर्गत क्या करते हैं, शब्दों के भेद को पढ़ते हैं, रूप को पढ़ते हैं, रचना को पढ़ते हैं, आदि का अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार में वाक्य क्या है, उसकी रचना कैसी हुई, कि किस टाइप के वाक्य हैं, कहाँ इसका प्रयोग होता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते तो वाक्य विचार में। जैसे वाक्य विचार में आपका मुहावरा वगैरह आ गया है, सारा चीज़। शब्द विचार में आ गया, जितने जो है शब्द हम प्रयोग करते हैं वो सब आ जाते हैं। साथ बहुत असम, देशज, विदेशज, बहुत ढेर सारे दोस्तों आगे चल के पढ़ाएंगे। वर्ण विचार में क्या है, आ से लेकर ज्ञा तक जो हम पढ़ते हैं उसके बहुत ज़्यादा पार्ट हैं, उसके अभी बहुत लंबे पार्ट हैं, उसको हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम इतना जान लेते हैं कि ये 3 ही इसके व्याकरण के विभाग हैं जिनके अंतर्गत हम पढ़ाई करते हैं। अब साहित्य, अब दोस्तों हम इतना सब कुछ जान गए, व्याकरण जान गए, और एक बार साहित्य को भी जान लें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिटरेचर। साहित्य क्या है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य में जैसे कोई चीज जान लीजिए, साहित्य एक कोश है। कोश यानी कुछ व्यवस्थित करके रखा गया हो तो एक कोश बन जाता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ भी हो। दोस्तों विद्वान बहुत है इस दुनिया में, कि विद्वान हो
या फिर ज्ञानी जो भी हो, जब वो अपनी विचारों को लिख करके, किसी विद्वान हो या पंडित हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, अपने विचारों को लिख करके उसका एक कोष बना लेते हैं, अर्थात उसको संचित कर लेते हैं। और संचित करके चाहे वो बुक के रूप में, चाहे जिस चीज़ के रूप में वो पूरा संचित करके इकट्ठा कर लेते हैं, तो वही बन जाता है साहित्य। अर्थात अब आप परिभाषा समझ लीजिए कि ज्ञान के संचित कोष को ही क्या कहते हैं? साहित्य है। किसके संचित कोष को? ज्ञान के। ज्ञान के संचित कोष को साहित्य कहते हैं। फिर है साहित्य के दो पार्ट हो गए, पहला है गद्य और दूसरा है पद्य। गद्य क्या होता है दोस्तों और पद्य क्या होता है? जब हम अपनी बातों को, अपने विचार को साधारण रूप से किसी के बारे में या फिर किसी भी मतलब किसी विषय के बारे में हम जब प्रकट करते हैं, साधारण अर्थात सीधे सीधा प्रयोग कर देते हैं, प्रकट कर लेते हैं, वो गद्य कहलाता है। अपने विचारों को जो हम साधारण रूप से प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं, तो वो गद्य कहलाता है। जैसे कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, रेखा चित्र है, जीवनी है, अनेक प्रकार के। पद्य क्या है? पद्य में हम क्या करते हैं? जब हम अपनी बात को या विचार को काव्य के रूप में, काव्य माने कविता के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तब वह पद्य कहलाता है। कविता में काव्य में क्या है? कविता है, गीत है, छंद है, सोरठा है, दोहा है, यही सब अनेक प्रकार के हैं जिनको हम लयबद्ध करके जो है लिखते हैं ना, तो यही पद्य होता है। और जिनको साधारण रूप से लिख देते हो क्या होता है? गद्य होता है। तो थैंक यू दोस्तों, पहला चैप्टर हमारा यही था। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करिएगा और लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। क्या पता कि हमारी कुछ बताई हुई बातें किसी के काम आ जाए। धन्यवाद।